नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अरावली एक शब्द नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा भविष्य है। और इसी से हमारी संस्कृति है, इसी से हमारी सभ्यता है और इसी से हमारा विकास भी जुड़ा है। लेकिन 20 नवंबर 2025 को अरावली को लेकर केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद कोर्ट ने यह तय किया कि अरावली हिल्स क्या होंगी, कौन सी होंगी। बाकायदा उसकी ऊंचाई के आधार पर यह सब कुछ तैयार हुआ। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट सबमिट हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इसको लेकर डिसीजन हुआ, ऐसा लगा मानो एक नैरेटिव सेट किया गया कि अरावली खत्म हो रही है। एक नैरेटिव सेट किया गया कि अब अरावली भविष्य का हिस्सा नहीं होगी, जबकि इसका उद्देश्य अरावली हिल्स और रेंज की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय करना था, ताकि खनन नियमन और पर्यावरण संरक्षण में एक रूपता लाई जा सके। और बाकायदा इसके लिए सब कुछ तय हुआ है। मसलन लोकल रिलीफ क्या रहेगा, कंटूर लाइन क्या रहेगी, इंटर हिल दूरी क्या रहेगी, और इसके लिए रिचर्ड मर्फी के नियम को इस्तेमाल किया गया, जो दरअसल लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन मेथड है। तो सवाल यह कि क्या वाकई में हम समझने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि 90% अरावली खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जिसको इसी साल जून 2025 में शुरू किया गया और उसका मकसद ही अरावली को प्रोटेक्ट करना है। आप सोचिए, अभी तक जैसे 100 मीटर के बाहर या शायद 1000 मीटर के बाहर आप खुदाई कर सकते हैं और वो एक तरीके का बफर जोन है। और इस योजना के जरिए जो प्रधानमंत्री ने शुरू की अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसमें 5 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन है और उसमें ग्रीन या कहें कि हरित आवरण को बढ़ाना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, जैव विविधता को बढ़ाना है और कार्बन सिंक बनाना है। और यह छोटा मोटा काम नहीं है। 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी बनाई जा रही है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के 29 जिलों को कवर करेगी। तो क्या वाकई में इसको समझने की जरूरत है कि अरावली क्या है, अरावली से हम क्यों हैं और अरावली के होने और ना होने से क्या होगा। आज बात इसी मुद्दे। अब जरा सोशल मीडिया पर जाइए, सेव अरावली के हैशटैग के साथ आपको ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। उसमें यहां तक के तर्क मिल जाएंगे कि जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया उस हिसाब से भगवान न करे ये डिसीजन और आ जाए कि भाई 6 फीट की हाइट से ऊपर के इंसान होंगे और नीचे के जो होंगे वो इंसान मान्य नहीं होंगे, उनको काट दीजिए। ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में अरावली को बर्बाद करने के लिए सब हो रहा है, या अरावली को सही तरीके से नोटिफाई करने और उसके संरक्षण के लिए सब हो रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह कटेवा जी, विषय विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। निर्मल तिवारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर। हमारे साथ एच.एस. संचेती जी हैं, पूर्व मुख्य नगर नियोजन राजस्थान। और हमारे साथ आर.के. विजयवर्गीय जी हैं, पूर्व मुख्य नगर नियोजक राजस्थान। शुरुआत निर्मल जी आपके साथ, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, एक होता है नैरेटिव और एक होता है इंफॉर्मेशन। अक्सर सोशल मीडिया के इस जमाने में इन दोनों के बीच के अंदर वो सच छुप रहा है जो कॉमन मैन के सामने होना चाहिए। तो जरा एक बार ये बताइए कि जो कोर्ट का फैसला है वो अरावली के संरक्षण और उसके नोटिफिकेशन के लिए है या उसको बर्बाद करने के लिए? निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए बहुत बढ़िया बात है आपने कही। असल में जो लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की गॉसिप्स चल रही हैं, अपने अपने कंसेप्ट अपने अपने दे रहे हैं, वो उनको ये समझना होगा कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकांश जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा ही नहीं है। ठीक बात। खास बात देखिए कि 100 मीटर की जिसकी हाइट है उसको अरावली हिल माना गया और ये सही है। रिचर्ड मर्फी का सिद्धांत जो खान विभाग है वो तो 1972 से मान रहा है, उसी के आधार पर सारा कर रहा था अभी तक, क्योंकि अरावली हिल और अरावली माउंटेन की उसने अलग व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 100 मीटर से ऊपर है उसको अरावली हिल माना जाएगा। लेकिन एक खास बात जो बिंदु उसमें ध्यान रखना है,
अगर 500 मीटर की दूरी दो पहाड़ों के बीच में है, चाहे उनकी हाइट 5 फीट ही हो, उनको भी अरावली हिल ही माना जाएगा। 500 मीटर के दायरे से बाहर अगर कोई टुकड़ा होता है तो उसको अरावली हिल नहीं माना जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, इसको समझना होगा, अरावली तो देखो अरबों साल पहले जब जिस तरह से हिंद महासागर की लहरों से टकरा करके जब भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई तो अरावली का विकास हुआ। 694 मीटर लंबी अरावली जो पालनपुर गुजरात से चलते हुए राजस्थान में, उसका 80% हिस्सा है विजेंद्र। और रायसीना हिल यानी राष्ट्रपति भवन जो है वो अंतिम छोर है अरावली का। तो जहां देश की सुप्रीम पावर, जो जिसको कहते हैं हम संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा पद है, उनका निवास वहां पर है, तो निश्चित तौर पर मानिए अरावली का बहुत महत्व है। खनन की हम जहां तक बात करते हैं, अरावली में सिर्फ 261 माइंस लीज है राजस्थान के अंदर, और 261 में से 233 माइंस लीज आज भी बंद पड़ी हुई हैं। शेष जो बची है उनको ईसी नहीं मिली है। उसमें सीधे तौर पर यह समझना होगा कि जो तमाम राजस्थान का मिनरल है वो बेसिकली अरावली में है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अरावली के 15 जिले जो हैं राजस्थान के अंदर आते हैं। उसमें टेंपल्स हैं अरावली के अंदर, अरावली के ऊपर गांव हैं। अरावली से सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, आप देखिए साबरमती वहां से निकलती है, लूणी वहां से निकल रही है, बनास जो राजस्थान की जीवन दायिनी है वो वहां से निकल रही है, साखी नदी वहां से निकल रही है। गांव बसे हैं, 55,000 से ज्यादा गांव अरावली के अंदर बसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि अरावली से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक बात और कही कि IRCL देहरादून इस तमाम मामले की व्याख्या करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें एक्सपर्ट बैठेंगे, वो बताएंगे कि अरावली में कितने लोग बसे हुए हैं, कहां पर माइनिंग हो सकती है, वो भी सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग ऐसे नहीं कि धुआं अंधाधुंध माइनिंग होगी, सस्टेनेबल माइनिंग उसके अंदर हो सकती है। तो उन तमाम बातों को देखना होगा, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। निश्चित तौर पर डिमांड और सप्लाई, क्योंकि देखिए मैसनरी स्टोन अगर हमको कहीं से मिल रहा है, अरावली से मिल रहा है। हम अगर बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की बात करते हैं, चाहे वो जयपुर के गलता जी की बात कर लें, हम एकलिंग जी की बात कर लें, उदयपुर के, सब अरावली के अंदर ही है। तो हमारी आस्था अरावली में है, हमारा सुरक्षा कवच अरावली में है, क्योंकि जो भी पूर्व की तरफ अगर डेजर्ट बढ़ रहा है, थार बढ़ रहा है, तो उसको अरावली रोक रही है। निश्चित तौर पर अरावली उसको रोक रही है। जो गर्म हवाएं आती हैं उनको अरावली रोकती है। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित अरावली रखती है। भूजल के स्तर को गिरने से अरावली रोकती है। अरावली यानी कि सब कुछ, हमारा सब कुछ अरावली है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या कोई भी चलता हुआ सोशल मीडिया का जो मानुस है उसको उठा करके कह देगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अरावली से नष्ट हो जाएगी। अरावली नष्ट नहीं होगी। अभी बहुत कुछ कई चरण बाकी है जिसमें इसकी व्याख्या होनी है, कहां किस तरह से सस्टेनेबल माइनिंग होगी, जो माइनिंग लीज है वो शुरू हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। और खास बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि भविष्य में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के कोई भी नई माइनिंग लीज वहां पर जारी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा खतरा तो माइनिंग को मानते हैं अरावली के लिए। तो माइनिंग की जब उसमें प्रतिबंधित है तो अरावली को क्यों करके कोई खतरा होने लगा है? और फिर श्याम सिंह कटेवा जी, फिर आप जरा समझाइए भाई, फिर ये क्या नैरेटिव है जो लगातार किया गया, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। मैंने इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि इस टॉपिक को समझना चाह रहे थे, और जो फेक नैरेटिव या कहें कि जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है उसको दूर करना चाह रहे थे। आप जरा बताइए, क्या वाकई इससे खनन रुकेगा, या अरावली अगले 10 सालों में जो कहा जा रहा है कि भाई 90% अरावली के संरक्षण से बाहर हो जाएगी, अरावली खत्म हो जाएगी? मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अरावली की डेफिनेशन का सन 1992 से चल रहा है, और 35 साल करीबन हो गए जो इसकी परिभाषा तय करने में सुप्रीम कोर्ट ने समय लगाया। इसमें बहुत सारी दोनों दलों की सरकारें, जो मुख्यतः कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकारें आई हैं, जिसमें अभी जो श्रीमान आदरणीय गहलोत साहब जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी राज करके गए हैं। उन्होंने भी अपने राज में अरावली की वजह से कितने परेशान हुए, चाहे वो खनिज प्रकरण में हो या बजरी प्रकरण में हो, और उनको भी वो सब जब वो राज में बैठे थे तो उनको वो तकलीफें महसूस होती थी। लेकिन पता नहीं आज क्या उनको लग रहा है कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि जो 35 साल का कैंसर था उस बीमारी का उन्होंने निदान किया। दूसरी बात, सब कोई भी आदमी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो सब मुझे लगता है अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों को की वो टीम नहीं है, जो बिना कुछ समझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए वो अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन तय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो अरावली में, अब पूरे राजस्थान में जितनी अरावली है उसमें 0.3% में माइनिंग होती है जी। 0.3% आप पूरे राजस्थान में अगर उसको कंटिन्यूस भी कर दे तो अरावली कैसे खत्म होगी, ये समझ से बाहर है ना। अरावली में वर्तमान में जो खनन हो रहा है वो 0.3% पे हो रहा है सर, सिर्फ 0.3% पे जो अरावली के अंदर है। अब उस 0.3% में भी ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पे 60 साल से खनन पट्टा आवंटित है, लेकिन वहां पे 60 साल में 30,000 टन भी माल नहीं निकाल पाई है। जो 30,000 टन माल नहीं निकल पाया तो उस लीज का, उस पहाड़ी का क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो अपने देश का विकास, राज्य का विकास, उसके लिए खनिज पत्थर जो। लेकिन श्याम सिंह कटेवा जी, क्योंकि थोड़ा सा वक्त और हम इसको गहनता से समझना चाह रहे हैं भाई, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है 2010 FSI क्राइटेरिया के साथ,
जिसमें कहा गया था कि भाई 3 मीटर के ढलान से ज्यादा जो है वो अरावली का हिस्सा, फुट हिल्स बफर जो है वो 100 मीटर उसको माना जाएगा कंट्रोल लाइन से। तो इसमें जो कहा गया है कि सीधा कि भाई 100 मीटर से ऊपर अगर है वो अरावली हिल्स है। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? मेरे हिसाब से 100 मीटर के ऊपर है वो तो अरावली है ही है, जो एक्सपर्ट और जो इसका सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन के हिसाब से। लेकिन जो 100 मीटर से नीचे है वो भी अरावली का ही पार्ट है, उसको अरावली से बाहर नहीं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया उसमें लिखा है जियोलॉजिकल कंटिन्यूअस रिज, उसके अंदर जो भी आ गया उसमें वो सारा अरावली का पार्ट है। वो 10 मीटर है वो भी अरावली का पार्ट है। लेकिन ये लोग जब तक उनको ये डेफिनेशन सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून या जो भी एजेंसियां लगी हुई हैं वो जब तक उसको डिमार्केशन नहीं करेंगे अरावली व्हाट इज अरावली व्हाट इज नॉन अरावली, तब तक ऐसे ये चर्चाएं चलती रहेंगी। और जो लोग कुछ ब्लैकमेलर टाइप के थे, लेकिन नॉन अरावली होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका दोहन होकर खत्म कर दिया जाए, उसके लिए तो अलग से कानून है, परमिशन दी नहीं है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई परमिशन जारी नहीं की कि जिसमें आपका अरावली के अंदर कोई ऐसा थोड़ी है भाई, अगर जैसे मान लीजिए आज अरावली नहीं बची कोई एक हिल, तो ऐसा थोड़ी ना कल खनन शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूं विजेंद्र, देखिए इसको समझने वाली बात है। राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व अरावली में, राजस्थान के 36 कंजर्वेशन रिजर्व अरावली में, राजस्थान की 5 लेपर्ड सफारी अरावली में, राजस्थान के जो मेन टेंपल है गुरु शिखर जो 1722 मीटर सबसे ऊंचा अरावली का जो पार्ट है राजस्थान का माउंट आबू का, वो अरावली में। अरावली को आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि रिच बायोडायवर्सिटी की बात करें, क्योंकि पब्लिक के लोकल पब्लिक के हित जुड़े हुए 55,000 गांव है अरावली के अंदर, आप कैसे कर दोगे? एक बेस और है इसमें सर, जो लेकिन जो आप हाइट बता रहे हैं अपने दर्शकों को, एक मिनट सर बस मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, अरावली का एरिया है जी गुरु शिखर की हाइट बता रहे हैं वो समुद्र तल से है सर, वो लोकल रिलीफ से नहीं है। लोकल रिलीफ की बात नहीं कर, मेरा निवेदन यह है कि जो राजस्थान में अरावली है वो 80% फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट ने अभी तक खनन के लिए अलाउ किया ही नहीं अभी तक। ठीक है सूरज सोनी जी, अब सर बताइए सर 80% तो फॉरेस्ट एरिया जो इस वक्त खनन हो रहा है वो 0.3% अरावली के अंदर हो रहा है, तो फिर ये कहां से आया कि भाई अरावली खत्म होने वाली है, 90% अरावली नहीं बचेगी? देखिए विजेंद्र जी, जो बताया जा रहा है दोनों तरफ से ही, वो न सिर्फ संपूर्ण सच्चे जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है उसके द्वारा की जा रही है, और न ही सिर्फ वो जो केवल कागजी आंकड़े हैं जिनके आधार पे हम आज कह रहे हैं बार बार कि ये 0.3% खनन हो रहा है या 2% हो रहा है या 4% हो रहा है, दोनों ओर से ही आधा अधूरा सच परोसा जा रहा है। और उसमें इंतहा तो अभी हो गई है कि कुछ लोगों का तो एक फैशन बन गया है टैग लगाना और हल्ला मचाना। तो ये ठीक है, मैं पर्यावरणविद हूँ, मेरी पूरी टीम लगती है, निर्मल जी जानते हैं कि हम पत्थरों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, और हमने बहुत सारे अनलीगल जो माइनिंग है, संचित साहब बैठे हैं यहाँ पर, हमने तो पहाड़ों को पूज करके उनको गांव वालों को माहौल बना करके और पहाड़ों को बचाएं। लेकिन आज ये जिस तरीके से शोर शराबा सोशल मीडिया पे चल रहा है, इन्होंने ठीक कहा भी कि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ा है, उन्होंने सोशल मीडिया का निर्णय पढ़ लिया है, और उस सोशल मीडिया के जो निर्णय है उसके अनुसार तो इतना ज्यादा नुकसान हम कर रहे हैं उल्टा कि आज लोगों को जिनको पता भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या की है, उसकी हम गलत व्याख्या करके उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो अनलीगल माइनिंग करते हैं। जो लीगल माइनिंग होती है वो तो वास्तव में 3% से भी कम है, लेकिन जो अनलीगल माइनिंग होती है, इस घटनाक्रम में ऐसा लगता है कि एक कहावत कही जाती थी बस ऐसे ही कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है अर्ध ज्ञान होना, और ये हो रहा है इस केस के अंदर। क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया को उठाकर, आप ना जाने कितने चैनल्स को उठाकर देखिए जो एक अलग तरीके के नैरेटिव के साथ काम करें, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आधा सच है लेकिन उसको पूरे तरीके से समझने की जरूरत है। एच.एस. संचेती जी जरा बताइए इसका क्या इंपैक्ट आएगा, और खासकर इसे अगर हम नगर नियोजक के साथ जोड़कर देखें तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो अरावली हिल्स है, एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न, ये तो इसकी लाइफ लाइन है, सबको पता। ठीक बात है, गुजरात कम इफेक्टेड है, हरियाणा भी कम इफेक्टेड है सर, ये दिल्ली की भी लाइफ लाइन है। जो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में तो आप देखें कि अगर ये अरावली हिल्स नहीं होती, जो कि 900 इसे लेंथ में करीबन 900 किलोमीटर लेंथ में फैली हुई है गुजरात से लेके दिल्ली तक, उसमें से 500 किलोमीटर जो है लेंथ वो राजस्थान में आती है। और राजस्थान आप देखें कि पूरे इंडिया का नंबर 1 एरिया वाइज स्टेट है, ठीक है, जिसमें से 12.5% जो है वो आपकी अरावली हिल्स है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है आपका राजस्थान का जो है वो अरावली हिल्स में है। अब रही बात है कि ये कोई हजारों सालों पहले कोई टीथियत सागर था, फिर यहाँ ये बना, इनका फॉर्मेशन हुआ, तो ये कोई आज थोड़ी कोई फॉर्मेशन हुआ इसका। और अरावली को रीडिफाइन करने की ज़रूरत कहाँ, व्हेन इट इज़ एस्टेब्लिश ऑलरेडी।
अब रही बात है कि इसका क्या यूज होगा, कौन करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, माइनिंग करेगा, और कौन करेगा, गांव वाले करेंगे, काफ़ी अर्बन एरियाज भी इसमें आ रहे हैं जैसे उदयपुर वगैरह। तो एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन हुआ था कि आप उदयपुर में जो पहाड़ियाँ 15 डिग्री से ऊपर है वहाँ पे हम आपको लैंड यूज जो है रेजिडेंशियल या कुछ भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहाड़ियाँ वहाँ की जान है उदयपुर की या जो भी है। ऐसे ही अलवर वगैरह में है, जहाँ की पहाड़ियाँ हैं, अजमेर में है। तो एक हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसमें ये सारे डिसीजंस हुए। तो ये आपकी लोकल पहाड़ियों में आती जितनी भी उदयपुर वगैरह की है ना। अब रही बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस में आपने बताई है कि वहाँ माउंट आबू बहुत बड़ा आपका टूरिस्ट सेंटर है, आपका कुंभलगढ़ है, आपका सिरस्का सेंचुरीज है, कुंभलगढ़ सेंचुरीज है। तो आप ये देखें कि क्या नहीं है, मतलब आप जो कुछ है वो है। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ उसको वी कैन नॉट डिफाइन, पर ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस को तो डिफाइन करो ना कि राजस्थान में अरावली हिल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप ये देखें कि जैसे आपने बताया था कि वेस्टर्न राजस्थान में लूनी और लूनी के सहायक नदियाँ वो भी अरावली से निकलती। ईस्टर्न राजस्थान में जो बनास नदी सबसे लंबी है, 450 किलोमीटर लंबी, जो कि अल्टीमेट आपका जिसपे कि बिसलपुर डैम बना हुआ है वो अल्टीमेटली आपका चंबल में या वहाँ जाता है। उसी की कितनी सहायक नदियां हैं जो आपकी बनास नदी से होके, तो लाइफ लॉन्ग ईस्टर्न राजस्थान के लिए ब्रेन एंड बोन दोनों है। तो ईस्टर्न राजस्थान की एक लाइफ लाइन है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो एक आपको ये कहेंगे कि अगर ये अरावली हिल्स नहीं होती तो पूरा वेस्टर्न राजस्थान अब तक का पता नहीं हो सकता। सर मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जो ये फैसला है और जिसको लेकर इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है नेगेटिव स्टाइल, तो ऐसा थोड़ी ना हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि अरावली है के होने और ना होने से क्या होगा। ऐसा भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं पता होगा कि अगर इसको हम इस पैरामीटर से इतर करेंगे तो इस पर क्या असर होगा। यह भी संभव नहीं कि उनको यह नहीं पता होगा कि FSI 2010 की रिपोर्ट जो है उसमें अगर ढलान 3 मीटर और उसको फॉर्मूला को चेंज करके हम एक नया मर्फी फॉर्मूला उसमें एग्जीक्यूट करें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। आर.के. विजयवर्गीय जी, मैं मानकर चल रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर ये मानवता के संहार के लिए लिया गया फैसला होता तो यह फैसला होता ही नहीं, क्योंकि अरावली होने और ना होने से इंसान के होने और ना होने के बीच का अंतर है सर, खासकर इन राज्यों के अंदर और दिल्ली तक का। जी विजयवर्गीय जी। बैकग्राउंड जो वो तो काफ़ी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं हम तो ये कोई आज की स्टोरी नहीं है। ये लगभग 40 साल पुराना इशू रेज हुआ था जब NCR प्लानिंग बोर्ड गठित हुआ 1985 में। और 1985 में जब NCR का प्लान बना तब हरियाणा गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको पहाड़ी को डिफाइन करना था, हरियाली ये अरावली की। ओके। तो ये जो अरावली का नोटिफिकेशन का जो जनरेट हुआ वो तब से हुआ। और उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितनी भी पहाड़ियाँ थी उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहाड़ से हटा के अपना अर्बन यूज़ के लिए डाल दिया, सो दैट वो प्लान का फ़ायदा उठा सके। राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल्कुल कॉन्शियसली ध्यान रखा और पहाड़ को पहाड़ी रहने दिया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में चाहे उसमें हाइट का कोई कंसिडरेशन नहीं था, क्योंकि 80% से ज़्यादा जैसे कह रहे फॉरेस्ट के अंदर ही है, तो पहाड़ को पहाड़ी रहने दिया। तो ये इशू खनन से जुड़ा हुआ नहीं है एक्चुअली। ये NCR का जो प्लान है उसकी एडवांटेज क्योंकि हरियाणा को सबसे ज़्यादा मिलती है, उस प्लान के जो फ़ायदे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए जो अर्बन एक्टिविटीज़ जो होनी है वो सारी लैंड वो है जो कि अरावली की पहाड़ियों में आ सकती हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्टी है। तो मेजर मुख्य तौर पर हम गुड़गांव फरीदाबाद उन एरिया को मान ले जहां अरावली की एक बड़ी बात, गुड़गांव को ज़्यादा मानिए आप, ठीक है। और ये खनन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये खनन की तरफ डाइवर्ट हुआ, ये खनन नहीं है मुद्दा अर्बन यूज़ है। ये शहरीकरण के लिए ऐसी लैंड को यूटिलाइजेशन करना जो कि पहाड़ी की डेफिनेशन में आ सकती है। अरावली तो वर्ड बाद में हुआ, अरावली नोटिफिकेशन तो बाद की बात है, पहले ये पहाड़ थे अरावली, ठीक है। तो रेंज बनी और नोटिफिकेशन हुआ 2019 में हुआ, उसके पहले भी होते थे। बट ये जो जनरेट कहाँ से हुई है, ये जनरेट वहाँ से हुई है। और ये अगर अर्बन एक्टिविटीज़ के लिए इनको अलाउ किया जाता है तो इसका खनन से ज़्यादा। सर एक बार जरा समझाइए इसको, अर्बन एक्टिविटीज के लिए अलाउ करने का मतलब क्या? अर्बन एक्टिविटीज में मतलब ये है कि जो रिसोर्स मिनरल रिसोर्स है
उसको आपने यूज कर लिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, फॉर मतलब डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट के हाउसिंग। लिए अरावली के उस हिस्से का दोहन कर लेना जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दोहन मतलब दोहन नहीं किया आपने, काटा और वहां सड़क बनाया, मकान बना लिया, कोई कॉलोनी डेवलप कर ली, कोई होटल आ गया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो मिनरल रिसोर्स है जो कि सस्टेनेबल माइनिंग कॉन्सेप्ट से जो यूटिलाइज हो सकता है उसका लॉस हुआ। और वो जो लैंड है, प्रेशियस लैंड है जो कि इकोलॉजिकली बैलेंस करती है पूरे एरिया को, उसको भी आपने अर्बन एक्टिविटी के लिए यूज करके पूरा का पूरा जो बैलेंस खत्म किया। तो ये इशू खनन से जुड़ा हुआ नहीं है बेसिकली। खनन तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, सबको पता है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट सारे लोगों ने रिसर्च की हुई है, और वो सस्टेनेबल माइनिंग के थ्रू यूटिलाइजेशन हो सकता है और रिवाइव भी हो सकती है सारी चीजें। लेकिन अगर अर्बन यूज में अलाउ कर दिया उसको तो ये डिस्ट्रक्शन ऐसा होगा जो कि रीबैलेंस नहीं कर पाएगी। ठीक है निर्मल जी, अब एक लॉजिकल सवाल के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्ञानी है सर, और मैं मानता हूं बहुत अच्छा एड ऑन भी करते हैं लोग बहुत से मुद्दों पर। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक हिल है जिसकी हाइट है 115 मीटर, उसके बाद उसके 500 मीटर के दायरे में एक और हिल है जो 90 मीटर की है, उससे आगे 500 मीटर के दायरे में एक और हिल है जो 80 मीटर की है, उससे आगे चलकर एक और हिल है जो 60 मीटर की है। अब उस 60 मीटर के बाद कोई 100 मीटर से ऊपर की हिल है, तो बीच में जो है उनके बफर जोन को आप कैसे देखेंगे, और जो बीच की तीनों हिल्स हैं वो अरावली है या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इसका पहले, हालांकि मैंने बोला था पहले भी, दोबारा कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ है विजेंद्र कि दो पहाड़ी जो एक 100 मीटर से ऊपर है और जो अरावली हिल में आ गई, और उससे छोटी पहाड़ी अगर उससे 500 मीटर के दायरे में है, उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसको भी अरावली हिल ही माना जाएगा। वहां उसकी जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट की है। जी देखिए माइनिंग की बात अभी कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं, एक आप समझिए बीच में 3 हिल्स हैं, बिल्कुल उन 3 हिल्स के बीच में जो एक हिल है उसके दोनों 500 मीटर के दायरे में 100 मीटर से ऊपर की कोई हिल नहीं है, तो बीच की जो है पहाड़ी वो अरावली है या नहीं है? बिल्कुल वो अरावली है। मैंने जैसे कहा कि 100 मीटर से जुड़ी हुई छोटी पहाड़ी जो उससे 500 मीटर या उससे नजदीक है, वो उसको अरावली हिल ही माना गया, चाहे वो 5 फीट की हो, उसको साफ तौर पर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा, हालांकि जनभावना का ध्यान रखना चाहिए निश्चित तौर पर। सोशल मीडिया पे सब अगर चिल्ला रहे हैं, सब अगर सेव अरावली की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तर्क उनके पास भी है, सबको उनकी चिंता जरूरी है। लेकिन एक बात और विजेंद्र इसमें समझने वाली बात, देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग किस चीज की होती है? मैसनरी स्टोन, जिससे सबसे लीस्ट रॉयल्टी हमको मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है। हमारे पास तो गोल्ड भी है, हमारे पास रॉक फॉस्फेट भी है, हमारे पास लिथियम भी है, हमारे पास ग्रेनाइट है, रेयर अर्थ हमारे पास है, बेस मेटल हमारे पास है, तमाम ऐसे जो बेशकीमती खनिज है, लेकिन उनकी सस्टेनेबल माइनिंग हो रही है या होगी भविष्य में, उनसे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ मैसनरी स्टोन से है, जिससे सबसे कम सरकार को राजस्व मिलता है, सबसे ज्यादा अवैध खनन उसका होता है, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन जैसा मेरे साथी सबने बताया, निश्चित तौर पर चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उस मायने में नहीं कि आप किसी भी निर्णय की गलत व्याख्या कर दो या समाज में एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दो पूरे राष्ट्र के अंदर कि पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो गया। निश्चित तौर पर टाउन प्लानिंग की उन्होंने बात की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैसनरी स्टोन का सबसे ज्यादा उपयोग वहीं पर होता है। तो मैसनरी स्टोन का उपयोग करके अगर हम कोई सड़क निकाल रहे हैं या कोई नया हम वहां पर गांव या कस्बा विकसित कर रहे हैं, कोई टाउनशिप विकसित कर रहे हैं, तो वो प्रोटेक्टिव है, वो मतलब उससे बहुत ज्यादा डिजास्टर होने की स्थिति नहीं, वो प्रोटेक्टिव है, उस जगह को प्रोटेक्ट ही करेगी। लेकिन वो उस मायने में जब आप 100 मीटर का जो रिचर्ड मर्फी का सिद्धांत है ऊपर का भी, और 100 मीटर का जो बफर जोन उन्होंने बता रखा है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट पहले से उस पर चल रहा है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, जैसे कि 261 लीजें जो बंद पड़ी हैं उनको बंद ही रहना दिया जाए, और उसके बाहर का जो पूरा एरिया है, आज तो स्थिति है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको लेनी पड़ती है एनओसी की 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दूर है, उसमें भी माइनिंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं, चाहे पूरा जमवारामगढ़, थानागाजी, सरिस्का की हम बात करें, उधर नागौर की तरफ हम चले जाएं, तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना होगा। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हम फ्यूचरिस्टिक तरीके से देखें तो प्रोटेक्टिव है, वो कोई विनाशकारी फैसला नहीं है, तो सब लोगों को समझना होगा उसको भी। और फिर कह रहा हूं, जैसा हम बात कर रहे थे कि 100 मीटर की जो ऊंची पहाड़ी है उससे लगती हुई 500 मीटर उसके अगर नजदीक जो भी पहाड़ी है, चाहे वो 5 फीट की हो, उसको अरावली हिल माना गया है। यही कारण है कि साबरकांठा के अंदर सिर्फ 1% माइनिंग हो पाती है, उसके अंदर उदयपुर के अंदर 0.39% हो पाती है, राजसमंद की हम बात करें तो 1%, और सब कुछ थोड़ा सा और है उससे ज्यादा 1.25% के आसपास माइनिंग होती है अरावली में। तो अरावली को ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हाँ जनभावना के साथ हम भी हैं कि अरावली को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या समझनी होगी, उसका आदेश समझना होगा, और साथ ही साथ जो टेक्निकल फॉर्मेशन अब भविष्य में बननी है, एफसीआई की हम बात करते हैं या हम आईआरसीएल की बात करते हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स की व्याख्या करें, उसका इंतजार तो कीजिए, तब पता पड़ेगा कि अरावली को लेकर के सरकार की मंशा क्या है। श्याम सिंह गटेवा जी, क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? सब जल्दबाजी कर रहे हैं इसको समझने में?
100% सब लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का धरातल पे वो पालना नहीं होगी तब तक ना आपको पिक्चर क्लियर है, ना जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनको क्लियर है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने मेरे व्यक्तिगत मेरे रिसोर्सेज से जो मैंने इसकी जानकारी हासिल की है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को डिटेल में पढ़कर, उसके हिसाब से अरावली हिल्स और एक होती है अरावली रेंज, अरावली पर्वत और अरावली पर्वतमालाएं। तो ये अरावली पर्वतमालाओं की जो डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है। अरावली हिल्स के ऊपर सब लोग रिचर्ड बर्फी या 100 मीटर की जो वो बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक रेंज डिफाइन की है। उस रेंज के अंदर आने के बाद में आपका पर्वत चाहे 100 मीटर का है चाहे 60 मीटर का है, उसमें माइनिंग करने के लिए जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान स्कीम होती है SMPS, वो अप्रूव करने में मुझे लगता है पूरे राजस्थान की सरकार लग जाएगी तो भी 4 साल लग जाएंगे। तो उससे पहले तो कुछ होना ही नहीं है जब तक। आप ये कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ अरावली हिल्स की बात करें, अरावली रेंज की बात नहीं हो रही है। जैसी रेंज को विस्तृत रूप से बताया जाएगा तो ये सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ये नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही 5-7 दिन मुझे लगता है इसका आपको कुछ आउटकम मिलेगा जिसके अंदर ये पता चलेगा अरावली पर्वतमालाएं, मैं अरावली पर्वत की नहीं बात कर रहा हूं, अरावली पर्वतमालाएं, और जिनका डिमार्केशन हो जाएगा लेटलॉन्ग में कि ये सारा एरिया अरावली का है। उसके बाद ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ NGO चलाते हैं जो पर्यावरणविद के नाम पे वो लोग ब्लैकमेल करने के लिए खनिज पहले भी किया 15-20 साल से ब्लैकमेल होते थे। सूरज सोनी जी, इस बात को तो स्पष्ट कर लीजिए कि सर अरावली को अगर खतरा हुआ तो यहां भी जो पैनल में है ना सब अरावली के नीचे खड़े होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि अरावली है तो हम हैं, वरना नहीं है हम लोग। आज दिल्ली में AQI 300-400 है तब नहीं लोग रह पा रहे। अरावली नहीं रही तो वहां AQI छोड़िए, वहां डस्ट इतना होगा कि वहां वैसे नहीं रह पाएंगे लोग। देखिए ऑलरेडी ये जो चल रहा है सारा, इसमें आप देखिए पर्दे के पीछे जो सीन है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो पर्दे के सामने आ रहा है उसमें अच्छी बात ये है कि पूरा देश, न सिर्फ राजस्थान की तो 550 किलोमीटर की पहाड़ी हमारी जो श्रृंखला है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ में पूरा देश इसलिए खड़ा हो गया है कि ये पूरे भारत को पर्यावरणीय संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अरावली हमारी तो एक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखिए देश जागृत हुआ है, लोगों को विशेष तौर पे जो युवा बच्चे हैं वो भी जो बातें लिख रहे हैं वो बातों में कोई कमी तो है ही नहीं। वे सब चाहते हैं कि अरावली बच्चे संरक्षित रहे, प्रोटेक्ट रहे, मरुस्थल ना बढ़े। और जो दिल्ली का NCR का एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है उसको भी बचा रहा है अरावली। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो ऊंचाई वाली बात है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो अभी गाइडलाइंस आ रही है वो स्पष्ट होगी, जैसे निर्मल जी ने भी कहा है देहरादून की रिपोर्ट है। अगर गलत नहीं हूं तो 2003 के अंदर भी राजस्थान सरकार ने इसी फॉर्मूले के आधार पर शायद अरावली हिल्स को नोटिफाई किया था कि कितनी ऐसी अरावली हिल्स हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। अच्छा संचेती जी, एक और सवाल सर आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहरीकरण को बढ़ाते बढ़ाते हम अरावली की गोद में घुसते हुए अरावली के ऊपर चढ़ रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो माइनिंग की बात तो बता दी कि माइनिंग की माइनर इशू है, माइनिंग चल रही है, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, टेक्निकल कमेटीज है, फॉरेस्ट वाले भी हैं, गवर्नमेंट भी है, सब सुप्रीम कोर्ट भी है। परंतु मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा जो एज ए प्लानर हमको डर लगता है वो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि हरियाणा जैसे प्रेशर वाला एरिया गुड़गांव, वहाँ की पहाड़ियों को अगर अर्बनाइज्ड कर दिया और काट पीट के अगर टाउनशिप कर दी, क्योंकि पहाड़ी की तो कोई वैल्यू नहीं होती, प्लॉट काटने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से आप देखो अलवर, आप इधर देखो माउंट आबू में जब मास्टर प्लान बना तो हाई कोर्ट की भी डिसीजंस हैं और वहाँ की जो एनवायरनमेंट कमेटी है वो वहाँ राजस्थान में आई है, उन्होंने भी ये कहा कि ये माउंट आबू एक ऐसा राजस्थान का दिस इज द ओनली आपका जो है टूरिस्ट सेंटर है, तो उसको आपको बचाना चाहिए। तो मास्टर प्लान बनाते हुए हमने जो वहाँ का माउंट आबू का बनाया है उसमें एक एक लैंड यूज को डिफाइन किया, नहीं करना तो 10% अलाउ करो, 5% अलाउ करो, पहाड़ियों को मत काटो। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि उदयपुर इतना बड़ा टूरिस्ट टाउन है, जो आपकी गिरवा, नाम ही उदयपुर का गिरवा है। गिरवा का मतलब है उदयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
तो उन पहाड़ियों को कैचमेंट में अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और अगर बसावट आ जाती है अर्बनाइजेशन वगैरह की, तो आप ये देखिए कि जितना पोल्यूटेड वाटर है वो आपका पिछोला में, फतेह सागर में, गोवर्धन सागर में, आपका जितने आपके 6-7 तालाब है उदयपुर के, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उदयपुर के हालात पे ही हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आप उदयपुर को या राजस्थान को देखते हुए पहाड़ियों को डिफाइन करो कि कितनी डिग्री तक आपको अर्बनाइजेशन अलाउ करना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए 15 डिग्री तक को के नीचे तक तो आप अलाउ कर लो, बाकी पहाड़ियों को आप बचा लो। ठीक है, तो ये कोई आपके मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है सर, मैं इस कंफ्यूजन को आपके साथ दूर करना चाहता हूं। मैं ये कहूं कि भाई जो फैसला है उसका खनन से कोई लेना देना नहीं, अर्बन डेवलपमेंट के साथ पहाड़ियों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कम से कम नुकसान पहुंचाकर, बस उस तरफ ध्यान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जब ये जनरेटिव वहीं से हुआ अर्बन एक्सपेंशन की, उससे एनसीआर का प्लान था। हरियाणा गवर्नमेंट मोस्टली अफेक्टेड है क्योंकि उन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन सब पहाड़ियों को अलग यूज दर्ज कर लिया है, उन्होंने पहाड़ी से हटा दिया उनको। और ये डिस्प्यूट जब राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इन टोटो फॉलो किया, उन्होंने पहाड़ को पहाड़ी रहने दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वही दर्ज है जो मौके पर है। तो राजस्थान, तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा कुछ करेगा तो राजस्थान को प्रभाव नहीं होगा। हरियाणा में अगर अर्बन एक्टिविटीज बढ़ेगी, उन पहाड़ियों को काट के लेवल करके डेवलपमेंट चालू होगा, तो नेचुरली इफेक्ट तो राजस्थान पे भी आएगा, दिल्ली को भी आएगा। तो ये अर्बन एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्याख्या प्रॉपर तरीके से होगी। और मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन की है, जो क्लैरिटी लाई है, उससे शायद हरियाणा गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो मंशा फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह कटेवा जी, सूरज सोनी जी, निर्मल तिवारी जी, संचेती जी और विजय वर्गीय जी, बहुत शुक्रिया। हमने प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि राजस्थान के लिए अरावली का महत्व बहुत ज्यादा है। और अगर मैं व्यक्तिगत कहूं तो जैसे मैं धरती को मां मानता हूं, उसी तरीके से अरावली हमारे लिए पिता की भूमिका में है, जो हर एक समस्या से हमें बचाती है। मसलन अगर बहुत तेज हवाएं आंधी है तो हमें बचाती है, हमारे लिए जल संरक्षण करती है, हमारे इस शहर को या इस स्टेट को रेगिस्तान बनने से रोकती है। और इसलिए ये तो आप मान लीजिए कि अगर अरावली को खतरा होगा तो सबसे पहले हर किसी को आकर खड़ा होना होगा, क्योंकि अरावली नहीं तो हम सबका बहुत वजूद रहने वाला नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।